हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे इस सीरीज के यानी कि इस प्लेलिस्ट के आखिरी लेसन के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के बारे में, यानी कि बिजनेस साइकिल्स क्या होता है। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 4 यानी कि बिजनेस साइकिल्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशंस हमेशा ही अच्छी रहे वो जरूरी नहीं है, यानी कि एक तरह से एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सेम ऐसे ही जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से। यानी कि कई बार जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार कुछ बिजनेसेस अंडर परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, कि बहुत बुरा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से। यानी कि बहुत से फैक्टर्स जो है ना वो इकोनॉमिक सिचुएशंस को यानी कि बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। और उन सिचुएशंस की वजह से तो कई बार तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी रही या फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बढ़िया रही तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन कई बार अगर मान लेते हैं इकोनॉमिक सिचुएशंस बुरी रही या फिर पॉलिसीज बिजनेस के फेवर में नहीं है, तो ऐसे केसेस में बिजनेसेस जो है वो बेकार परफॉर्म भी करते हैं और कई बार तो नेगेटिव रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं, यानी कि लॉसेस भी देखने को मिलते हैं बिजनेस के अंदर। तो हम सब जानते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उस पे बिजनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और इकोनॉमिक सिचुएशन डिपेंड किस पे करती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, जिसे कई बार गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है एज पर द फिजिकल पॉलिसी, और कई बार आरबीआई भी इन्फ्लुएंस करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और इन सब का इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर जरूर पड़ता है, इसीलिए हम स्टडी करते हैं बिजनेस साइकिल्स को। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जब कोविड आया तो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं वो हर एक इकोनॉमी की, हर एक कंट्री की बहुत बेकार हो गई थी। यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे थे। और जब लोग डिमांड नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है आउटपुट जनरेट कोई जो प्रोड्यूसर है क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। अगर उसने आउटपुट जनरेट कर भी लिए तो लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? बहुत ज्यादा लॉस क्रिएट होगा, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक हमेशा लॉस के इक्वल माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? तो जो प्रोड्यूसर है वो बिजनेस बंद कर देगा। ऐसे केसेस में कई बार जो है ना गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आती है जिसके जरिए क्या होता है कि वापस इकोनॉमी को या फिर बिजनेसेस को एक मौका मिलता है अच्छा परफॉर्म करने का। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सिचुएशन के अंदर जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट कम कर लेती है ताकि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए, यानी कि लोग जो है प्रोडक्शन कर पाए, और जो कंज्यूमर्स हैं वो लोन ले पाएंगे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, तो वो कंजप्शन शुरू कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वापस एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी और जो कंज्यूमर्स हैं वो गुड्स और सर्विसेज एंजॉय कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बिजनेसेस परफॉर्म करते हैं, और ऐसे केसेस में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी एक इंपैक्ट डालती है। कई बार कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज नेगेटिव इंपैक्ट भी डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस करने के लिए अगर आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए या फिर किसी प्रोड्यूसर को लाइसेंस चाहिए, तो ऐसे केसेस में अगर गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करती है तो या फिर लाइसेंस रिवोक कर लेती है तो बिजनेस को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिजनेसेस के भी साइकिल होते हैं। कई बार बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो उसे बोलते हैं बूम पीरियड, ठीक है, बिजनेस के अंदर। लेकिन कई बार जो है ना, कई बार अंडर परफॉर्म करे होते हैं एक तरह से, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? स्लो डाउन हो जाते हैं बिजनेसेस, रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो बहुत सी सिचुएशंस जो है ना हमें बिजनेस के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। वही सब हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो लेसन नंबर 4 है कि हमारे पास मॉडल्स ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कौन कौन से मॉडल्स बिजनेस साइकिल के लिए रहते हैं। रियल बिजनेस थ्योरी क्या होती है एंड न्यू काइंजियन, ठीक है, काइंजियन मॉडल क्या होता है? न्यू काइंजियन मॉडल हम सब जानते हैं, जो भाई काइंस जो इकोनॉमिस्ट है हमारे, उन्होंने बहुत सारे अपने अपने मॉडल दिए थे। तो बिजनेस साइकिल के लिए भी हम उनके मॉडल को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कौन कौन सी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो हमारे पास ये मेन 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। पहला, अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ रियल बिजनेस साइकिल, जो मैंने अभी आपको समझाया कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। दूसरा, हमें ये समझना है अंडरस्टैंड द न्यू काइंजियन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल, कि काइंजियन ने कौन से मॉडल से बिजनेस साइकिल को लेकर वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है?
अंडरस्टैंड द काइंजियन फिलिप्स कर्व, एनकेपीसी एंड डायनामिक आईएस कर्व। वैसे तो मैं फिलिप्स कर्व आपको और भी सीरीज के अंदर पढ़ा चुका हूं, बट मैं यहाँ पे ही पढ़ाऊंगा। वैसे तो हम बिजनेस साइकिल को भी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर, अलग थ्योरीज के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम फिलिप्स कर्व की हेल्प लेंगे, ठीक है, काइंजियन फिलिप्स कर्व की, ताकि हम बिजनेस साइकिल को समझ पाएं, और आईएस कर्व की हेल्प भी लेंगे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंड द डायनामिक, ठीक है, स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। तो हमें ये भी समझना होगा एक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये चार हमारे पास क्या है, मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मैंने आपको ये समझाया कि इकोनॉमिक सिचुएशंस पे बिजनेस साइकिल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और जो पॉलिसीज हैं उस पे भी डिपेंड करती है। यानी कि क्योंकि पॉलिसीज और बिजनेस और जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि पॉलिसीज का इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर, और उसी का इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर भी, है ना। तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, और अगर पॉलिसीज फेवर में है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही है फेवर में है बिजनेस के, तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, वरना बिजनेस बेकार परफॉर्म करेंगे। अब बिजनेस के अंदर भी दो तरीके के बिजनेस होते हैं, कुछ प्राइवेट ओन्ड है, कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है, कई बार तो हमारे क्या होता है जॉइंट वेंचर भी होता है, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बिजनेस रन करते हैं। अगर गवर्नमेंट खुद बिजनेस चला रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है वो वैसे बिजनेस में घुसने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट से किसी बिजनेस में टक्कर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बिजनेस में लॉस में भी सर्वाइव करती है, क्योंकि उनके पास बाकी सोर्सेज हैं जो उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर हमेशा काम करता है एफिशिएंसी के ऊपर, तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना होता है ताकि वो बिजनेस में सर्वाइव कर पाए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव क्या होता है कि सोशल वेलफेयर करना है हमें, तो हम तो बिजनेस को लॉस में भी चलाएंगे। आज आप चाहिए देख लो इंडियन रेलवेज का हाल, इंडियन रेलवेज अभी भी परफॉर्म कर रहा है, भले ही लॉस में क्यों ना हो, क्योंकि इंडियन रेलवे का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्या जनरेट करना है, सोशल वेलफेयर जनरेट करना है। अब आगे समझते हैं इस चीज को। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, एक मिनट, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम बिजनेस साइकिल की। तो बिजनेस साइकिल थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट। जो बिजनेस साइकिल है वो थ्योरी इसलिए डेवलप की गई थी ताकि हम जो है ना वो इकोनॉमिक सिचुएशंस के हिसाब से फ्लक्चुएशंस को देख पाएं कि आउटपुट में किस लेवल फ्लक्चुएशन होते हैं। और हम जैसे मैंने बताया आपको कि बिजनेस कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कोई बुराई परफॉर्म करते हैं, और जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा, और अगर बिजनेस कम परफॉर्म करेंगे या फिर बेकार परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट का जनरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे हम मेनली फ्लक्चुएशंस को देखते हैं इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। बात ये आउटपुट का एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या रिलेशन है। अरे मेरे भाई, जब एक बिजनेस ज्यादा आउटपुट जनरेट करेगा तो एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा लेबर चाहिए। अगर आपको बड़ा घर बनाना होता है तो ज्यादा लेबर लगते हैं, छोटा घर बनाना होता है कम लेबर लगते हैं, है ना, और झोपड़ी बनानी हो तो खुद बना लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी होती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि भाई अगर आउटपुट का जनरेशन अगर ज्यादा करना है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो इन द इकोनॉमी इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन के अंदर भी लॉन्ग रन के अंदर भी, और शॉर्ट रन लॉन्ग रन हमारे दो टाइम पीरियड होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो चीज हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको इसे डीप में समझाऊंगा। वैसे अगर आपको प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से समझना है तो शॉर्ट रन वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो टाइम पीरियड होता है जहां पे हम कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रखते हैं, यानी कुछ में चेंज करते हैं और कुछ में चेंज नहीं करते हैं। और जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं यहाँ पे हम हर एक वेरिएबल को, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल मान के चलते हैं। इसके बाद दीज थ्योरीज आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। हम यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी भी देखेंगे और फिजिकल पॉलिसी भी देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमेशा बिजनेस को अफेक्ट करती है, इसलिए हमें यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी भी समझनी है और फिजिकल पॉलिसी भी समझनी है कि कब ये फेवर में होती है और कैसे इनकी वजह से बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं। व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ करते वक्त डज इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करता है, यानी कि लोग अपना लाइफस्टाइल अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशंस अच्छी हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब भी एक इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करता है। द ग्रोथ ऑफ मॉडल्स डू नॉट एक्सप्लेन द फ्लक्चुएशंस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो मॉडल्स हैं, जो ग्रोथ मॉडल्स हैं, वो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लेन नहीं करते हैं इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट व्हिच डू नॉट हैपन एंड कॉज अ साइकिल।
विच डू हैपन एंड कॉज अ साइकिल, जिसकी वजह से एक साइकिल क्रिएट होता है ऑफ हाई एंड लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, की कब इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बुरा परफॉर्म कर रही हैं, दस अफेक्टिंग इकोनॉमिक लाइफ, और इन चीजों की वजह से इकोनॉमिक लाइफ अफेक्ट होती है। अब शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की, अगले पार्ट की। अब हमारे पास अगला पार्ट क्या है, रियल बिजनेस साइकिल मॉडल क्या है। यहाँ पे हम एक बिजनेस मॉडल पढ़ने वाले हैं कि रियल में जो बिजनेस साइकिल मॉडल है क्या होता है। इसका नाम है रियल बिजनेस साइकिल मॉडल, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। तो ध्यान रखना ये रेड ब्लड सेल्स नहीं है, नहीं वो बायो वाला कंसेप्ट नहीं है, हम यहाँ पे बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, स्टेटमेंट एंड अंजप्शंस ऑफ रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी आरबीसी। अब हमारे पास ये 8 इसके क्या है मेन अंजप्शंस, अब आपको पता होने चाहिए। पहला, वेजेस एंड प्राइस आर फुल्ली फ्लेक्सिबल, यानी कि वेजेस में चेंज आएंगे। वेजेस पता नहीं किसको बोलते हैं, दिहाड़ी है ना, जो इंप्लॉइज को मिलती है काम करने के बदले, ठीक है। और प्राइस तो सबको पता ही है, ये फुल्ली फ्लेक्सिबल रहेंगे, यानी कि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, पहला अंजप्शन। दूसरा, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल डू नॉट इन्फ्लुएंस रियल वेरिएबल सच एज आउटपुट, यानी कि जो मनी का सप्लाई है, मनी का सप्लाई क्या होता है कि करंट में इकोनॉमी के अंदर कितनी करेंसी का फ्लो है, यानी कितना पैसा घूम रहा है, वो कभी भी, और जो प्राइस लेवल है वो कभी भी जो है ना आउटपुट को इन्फ्लुएंस या फिर एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा अंजप्शन, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी कि लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी हर एक चीज के बारे में। तो यहाँ पे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल विच इंप्लाई दैट पीपल यूज अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशंस लोगों के रैशनल होने चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी समझदार मान के चलेंगे और प्रोड्यूसर को भी समझदार मान के चलेंगे कि दोनों बेवकूफ नहीं, दोनों समझदार हैं और वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही डिसीजंस ले रहे हैं। जिसे आता है हमारा फिफ्थ अंजप्शन, जहां पे हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा, यानी कि एक कंज्यूमर का मेन काम क्या होता है, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना। और वहीं पे एक फर्म का काम क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। 6 पॉइंट क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग फ्लक्चुएशंस, जो भी चेंजेस आए टेक्नोलॉजी के अंदर वो फ्लक्चुएशंस लेके आएंगे इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट के लेवल पे और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, फ्लक्चुएशंस लेके आ रहे हैं आउटपुट में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। 7th पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटरी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा हमारे पास यहाँ पे, वॉलंटरी रहेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी का मतलब क्या है कि लोग इच्छा होगी तो काम करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे, है ना, हमारी भाई मर्जी है, मर्जी के मालिक है, जब मन कर रहा है काम कर लिया, नहीं मन कर रहा काम नहीं करेंगे, है ना, तो वो वाला हिसाब है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटरी, ठीक है, कि अब मान लो भाई लोगों का मन कर सकता है मजे लेने जिंदगी में, तो काम क्यों करेंगे वे, है ना, तो वो काम छोड़ के आराम से मजे लेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब लोग अमन करेगा काम भी करेंगे, इसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वॉलंटरी है। इसके बाद 8th पॉइंट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और ध्यान रखना लॉन्ग रन और शॉर्ट रन टाइम पीरियड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, बाकी अभी चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, बाकी सारी जो टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। अब जिसको जो उतार सकता मैं बोर्ड के सामने से। अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।